अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के हालात इस तेज़ी से बदल रहे हैं, पाकिस्तान को उस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अपनी इंटरनल जो सिचुएशन है, यकजहती, उसको बरकरार रखना है और कैसे इन चैलेंजेस से निपटना है, उसके लिए एक बाकायदा हिकमत अमली के ऊपर काम करना पड़ेगा। गज़ा के ऊपर जो ट्रंप के बयानात हैं वो कोई शायद अनहोनी ना हो। ये तवक्को इलेक्शन से पहले थी कि उसकी पॉलिसीज़ किस तरह की होंगी मिडल ईस्ट के हवाले से या किस तरह की होंगी रूस और यूक्रेन के हवाले से। एन उसके मुताबिक है। एक तरफ वो इसराइल को हलाशेरी देगा कि फ़लस्तीन को तो छोड़ना ही नहीं है, गज़ा पे तो मैंने कब्ज़ा ही कर लेना है, लेकिन वो जाके उसी चीज़ का इतलाक़ रूस और यूक्रेन में किसी और तरीके से करेगा। तो ये एक्सट्रीम जो पोजीशंस हैं ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक नए चैलेंज का पेशखैमा है। अभी तो बयानात आना शुरू हुए हैं, लेकिन जब अमली तौर पे वो काम करना शुरू करेगा, जैसे कनाडा के हवाले से उसका एक स्टेटमेंट आया कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, लगा दिए, फिर 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए। लेकिन यहाँ पर मिडल ईस्ट में सूरत हाल दूसरी होगी। यहाँ वो इसराइल को मुसलसल पुष्टनाही भी करेगा और उसकी पोजीशन को एम्पावर करने के लिए माली इमदाद भी होगी, बेड़ा भी होगा, फ़ौज के लिए भी तैयार बैठे होंगे। तो ये सूरत हाल पूरे मिडल ईस्ट को हिलाएगी। हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यूरोपियन यूनियन हमें एक GSP प्लस स्टेटस देता है। GSP प्लस स्टेटस के तहत हमारी इजाफी बरामदात जाती हैं यूरोपियन यूनियन। वैसे अगर सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान का देखें तो वो अमेरिका है। एक मुल्क जिसमें हम सबसे ज़्यादा बरामदात करते हैं वो अमेरिका है। तो अमेरिका से बिगाड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी मल्टीलैटरल फंडिंग हमारी वो अमेरिका की मदद से आती है। वो हाथ खींचे तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा उधर करते हैं, रेमिटेंसेस ज़्यादा उधर से आती हैं, तो हमें उसे बना के रखनी है। लेकिन EU की पोजीशन ये है कि जो GSP प्लस स्टेटस है उसकी बायस हम इजाफी बरामदात कर पाते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। एज ए ब्लॉक सबसे ज़्यादा बरामदात यूरोपियन ममालिक को इस ब्लॉक के अंदर हम करते हैं और उसके अंदर मेजर फैसिलिटेशन वो GSP प्लस का वो जो टैरिफ की कंसेशन है वो मिलती है। पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उसके अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं। कहीं पे निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे आज़ादी इजहार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें एज़ प्री कंडीशन जब आप GSP प्लस स्टेटस के लिए साइन करते हैं तो उसका हिस्सा होती हैं। आप जब अमल पैरा नहीं होते तो रिव्यू के दौरान वो इन चीज़ों को मार्क करके आपकी हैसियत को चैलेंज करते हैं कि आपको GSP प्लस इसलिए दिया गया था कि आप ये चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होंगे और आप खुद दस्तखत करके उसके सिग्नेटरी बनते हैं उस एग्रीमेंट के, तब आपको वो कंसेशंस मिलती हैं। तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन की पोजीशन ये है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी फाइल कर रहे हैं कि जून के अंदर उनका अगला जायज़ा पाकिस्तान के लिए ड्यू है। जून के अंदर वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू में ये तीनों चीज़ें सामने हैं। अगर तो हम इसको रिफॉर्म करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक रखते हैं ख़ुद को, फिर तो हम उससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात नज़र आते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कदगन लगती है, तो ये तीनों चीज़ें एक रोड ब्लॉक के तौर पर सामने आएंगे। ये वो मसाइल हैं जिनको हमें ख़ुद से एड्रेस करना है। तो एक तरफ हम मसला कश्मीर के ऊपर दुनिया में आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमें पूरे ज़ोर से पूरे क़ुव्वत के साथ अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कभी भी ये जो इंटरनल चैलेंजेस हैं इनसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। कल को हमें इनको एड्रेस करते हुए ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो आज प्रोग्राम में शुरका हैं उनके साथ इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं पेशावर से। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद सबसे पहले इन इशूज़ के ऊपर, जिनको मैंने अभी इंट्रो में हाईलाइट किया कि EU या दीगर ममालिक से ये सवालात उठ सकते हैं, आपकी जमात सबसे पहले शिकायत कुनिंदा के तौर पर सामने आएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामलात हों या अदलिया निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात उठें, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे इन मामलात को लेकर आगे चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो तब जाके फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस वक्त तो सूरत हाल है कि 146 के करीब जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल के, वो 146 मिले तो वहाँ बंद हो गई पंजाब के अंदर। तो सूरत हाल तो वैसे भी गंभीर है और फिर कर्ज़ों पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अगर आप कर्ज़ों पे ही मुल्क को चलाना है तो इसके अलावा मुझे कोई एक बताए ये कि 2-2.5 सालों में या 3 सालों में, क्योंकि शहबाज शरीफ की तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया, इस अरसे में हमारी मईशत को कोई थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचा हो। अब जब इमरान खान ने ख़त लिख दिया, उस ख़त का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि जी ये पार्लियामेंट को क्यों नहीं लिखा। भाई पार्लियामेंट में तो हमने बैठ के देख लिया, हमने मुज़ाकरात करके भी देख लिए, आपकी हैसियत का भी पता चल गया, कितने बेख्तियार हैं आप लोग, पार्लियामेंट कितनी बेवकत हो रही है। बदकिस्मती से होना तो यही चाहिए था कि पार्लियामेंट को ख़त लिखा जाता।
लेकिन ये हकीकत है, अब ये तस्लीम करना पड़ेगा हमें कि जो इस वक्त ताकत का महवर है वो कौन है, जहां है उसको टच करना चाहिए इस वक्त। ये अब देखना कि जी हम स्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ये कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो तीन बड़ी पार्टियां जाके मिलके और अपने लिए अलग वो बना लें और हम कहें कि जी हम तो लड़ते रहेंगे। हम बिल्कुल लड़ेंगे इंशाल्लाह। और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ लगी हुई है, जो जितनी भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है इंशाल्लाह ताला। जो हमारे राब्ते हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ, उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। इमरान खान ने जो वे आउट दिया है, क्योंकि हुकूमत के पास वे आउट नहीं है, कोई इख्तियार भी नहीं है, वे आउट भी नहीं है। जहां इख्तियार है उनके पास वे आउट नहीं है। खान ने अपने लिए बात नहीं की। देखें, तारीख में 2 प्राइम मिनिस्टर गुजरे जिन्होंने खत लिखे हैं। एक नवाज शरीफ था, उन्होंने एनआरओ मांग के बीमार पड़ के वो चला गया, जो एग्रीमेंट करके। इमरान खान ने अपने लिए कुछ मांगा है, इस खत नहीं मांगा है। उन्होंने इससे बताया है कि ये चीजें हैं, ये करनी पड़ेगी। अगर जुडिशल कमीशन बन जाएगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। जो इल्जामात लग रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी ये फौज मुखालिफ है, ये स्टेप वो है, हम फौज मुखालिफ नहीं। इमरान खान ने तो वाज़ेह कर दिया है, फौज मेरी फौज है। तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि जो इस वक्त हुकूमत कायम है वो नहीं चाहती कि हमारे और फौज के दरमियान जो खलीज है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसका नुकसान उनको होगा। इस वक्त मेरिट तो नहीं है। अगर मेरिट होती तो ये हुकूमत अकील साहब हमारे साथ हैं, मशीर बराए कानून और इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियोज में। बैरिस्टर अकील साहब, आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। GSP प्लस का जून में एक रिव्यू आ रहा है यूरोपियन यूनियन का, और 3 इश्यूज जो आड़े आ सकते हैं आपके, एक है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, दूसरा है आज़ादी इज़हार और तीसरा है निज़ाम इंसाफ। तो इंटरनली हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस खुद से करना चाहिए, क्योंकि GSP प्लस स्टेटस को लूज़ करना हमारे लिए एक कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होगी। आपकी बड़ी बरामदात का हिस्सा उस टैरिफ कंसेशन की वजह से यूरोपियन मार्केट तक रसाई हासिल करता है। तो क्या मुनासिब नहीं है कि आप सियासी क़ुव्वतें मिलकर इन चैलेंजेस को एड्रेस कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और मीडिया में भी वाइडली रिपोर्ट हुआ, उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें भी की। GSP प्लस स्टेटस की जहाँ तक बात है, पहले तो वो अपना पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं 2027 से। इन एनी केस अभी जब हम जून में रिव्यू होगा तमाम तर मामला और एप्लीकेशन हमें एक फ़्रेश देनी ही है, क्योंकि रिव्यू के टाइम पे एक फ़्रेश एप्लीकेशन होती है। तो इस तमाम मामले में उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया है, वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और 27 में इन एनी केस जो 2 साल अभी हमें मिलेगा, वैसे तो लंबे अरसे के लिए मिलता है, लेकिन जब नया सिस्टम मुतारिफ होगा तो उस नए सिस्टम के लिए भी हमें दोबारा से एक दरखास्त देनी पड़ेगी 2027 में। ये 3 चैलेंजेस को कैसे ये मैं उन्हीं पे ही रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे वो भी ये डिस्कस करके मैं उन्हीं पे ही आ रहा हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है वो सबजुडिस है, अदालतों में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, क्या उस पर फैसला क्या आता है, क्या मामला होता है, ये देखा जाएगा कि जो जजेज़ हैं, ऑनरेबल जजेज़, वो क्या उस पर राय कायम करते हैं या राय रखते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सवालात वो पूछ रहे हैं, गाय बगाए मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की जो एलिजिड वायलेशंस हैं, उस पर मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि अभी अक्टूबर में ICCPR का रिव्यू हुआ है। जो इतनी भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हम सिग्नेटरी हैं, तो हर 5 साल बाद उसका रिव्यू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने वो रिव्यू जो है वो उनको प्रूव किया, और उसमें बड़े पॉजिटिव जो स्टेप्स थे वो हमने बताया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पर बड़ी रिजर्वेशंस थी। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी उन्होंने बात की, उन्होंने इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस पे बात की, उन्होंने पॉलिटिकल जो एक बताया जाता है एलिजिडली की विक्टिमाइजेशन है, उसके ऊपर भी बात हुई। दीगर जो जगह चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इन तमाम चीज़ों पे जो है सैर हासिल जो है वहाँ पे पूरी जो कमेटी थी उसके सामने ये तमाम तर मामला आए, और हमने वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने डिफेंड कोई इंटरनली कुछ काम कर रही है कि EU वाले चैलेंज से कैसे निपटना है? EU हमें हमारे लिए बहुत मैटर करता है। जी, एब्सोल्युटली, वी आर कॉग्निजेंट एंड माइंडफुल ऑफ द फैक्ट। और मैं बिल्कुल आपको ये बताऊं कि हम जहाँ हम रीच आउट कर सकते हैं, इन द सेंस के जो एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो ब्रसल्स में हो, चाहे दीगर सपोर्ट हो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से, यहाँ पे जो उनके मंदूब हैं उनके साथ इंगेजमेंट हमारा दफ्तर खारजा कर रहा है। अदरवाइज़ जो इंगेजमेंट है वो तमाम तर रिजर्वेशंस हम दूर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें आपने मेंशन की, ये तीनों पॉइंट्स वो हैं जो अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, वो आके तो गवर्नमेंट से मेंशन करके गए। जी, करके गए हैं। ये खिलाफ में नहीं मैं बातें बता रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने भी बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रिवी था इन तमाम चीज़ों का,
और वहाँ पे मैंने बिल्कुल तमाम तर उनकी जो चीज़ें थी उन्होंने बात जो की तो सामने मंजरें यहाँ पे आई। हमने उन मीटिंग्स में भी एड्रेस किया। वज़ीर कानून साहब थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, दीगर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ में वो गए, जहाँ जहाँ उनकी मुलाकातें हुई, पंजाब में हुई, यहाँ पे हुई, अदरवाइज़ जो मुलाकातें की, तो तमाम मुलाकातों में हमने उनको उनकी रिजर्वेशंस हर मुमकिन तरीके से दूर करने की कोशिश भी की है, दूर इंशाल्लाह करेंगे भी। अभी तो क्योंकि जून में आना है, वी स्टिल गॉट सम टाइम, तो हमारा फोकस होगा कि जो हमारी डिप्लोमेसी है यूरोप के अंदर या EU के अंदर, हम उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, वहाँ पे उनकी रिजर्वेशन दूर करेंगे, क्योंकि ये ममालिक जो हैं वो वोट करते हैं इस तमाम तर मामले पे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो उन ममालिक के यहाँ पे जो मंदूब हैं, दीगर अदरवाइज चीज़ें, तो वो क्योंकि यहाँ से फिर लिखते हैं, जाती हैं, रिपोर्ट्स बना के बेचते हैं। शौकत यूसुफ साहब अभी जिक्र कर रहे थे उसका, जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा, आपका और PTI का नॉर्मलाइज होना ये इन तमाम इश्यूज़ को खुद ब खुद एड्रेस कर देता है, ये पॉसिबल नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर KP ने हमें परसों बोला था कि कुछ बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं, तो आप बैक चैनल को थोड़ा फॉर्मलाइज करें, आगे लेकर चलें। मलिक साहब, मैं देखें, बात यह है कि बैक चैनल राब्तों की तो ये कहते हैं कि हमारे बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से तो साफ इनकार हो चुका है और किसी किस्म का कोई चैनल नहीं है। ये अपने लिए डील्स तलाश कर रहे हैं, डील्स की ख्वाहिश हैं। वो आप ही के इंटरव्यू में मैंने देखा जो आपने CM KP से किया, तो उन्होंने कहा ये मैंने तमाम तर जो नथिया गली का मामला था, बनी गाला का मामला था, ये तो मैंने खुद ऑफर किया और मैं चाह रहा था कि इस तरह की कोई पोजीशन बन जाए। तो ये तो अवाम और कौम के सामने भी है कि डील की तलाश में तो हैं। अब असल में ख़त का जो सारा मामला है नदीम साहब, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हकीकत तो उसकी ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं इमरान खान साहब, और इनको जब तमाम कार्ड इस्तेमाल कर लिए बाशमूल ट्रंप कार्ड, तो कोई कार्ड काम ना आ सका और कोई किसी खाते में नहीं आया कोई कार्ड, तो फिर उन्होंने फाइनली एक एक्सट्रीम डिफाइंस से जो अब सबमिशन की तरफ आए हैं, ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है इन इटसेल्फ। तो ये कौम और अवाम को भी देखना चाहिए कि जमहूरी रवैयों को कायम रखते हुए, जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाते हुए हमारे साथ तो नहीं बैठा गया, और बैठे तो फिर बीच रस्ते तमाम तर मामला छोड़ के भाग भी गए। और अब जो है वो कहते हैं कि जी ख़त हमने लिख दिया, लेकिन उस ख़त का फेट भी आपके सामने है कि वहाँ से भी सिक्योरिटी ज़राए से भी तमाम तर मामला एड्रेस हो चुके हैं कि ना तो ऐसा ख़त आया है, ना ऐसे ख़त पढ़ने के हमें कोई शौक़ है या हम दिलचस्पी नहीं है। शौकत यूसुफ साहब, अब आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं 8 तारीख को, तो एक तरफ आप बातचीत भी करना चाहते हैं, ख़त भी लिख रहे हैं, तो आपको कुछ रास्ता चुन के अपना नाप तोल के स्ट्रेटजी अपनी वजह करनी चाहिए कि आगे बढ़ना है तो किस रास्ते से आगे बढ़ना है। देखिए, हम सियासी लोग हैं, ज़ाहिर है सियासी तरीका ही इख्तियार करेंगे। जो आइन कानून के तहत हमें एहतजाज का हक हासिल है वो भी हम करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे, ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जो इत्तेहादी हमारे उनके साथ मिलकर भी मुशावरत करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन ये जो मेरे भाई ने बताया ना कि ख़त लिखा, तो ख़त तो देखे ना, और डील किसने की थी, ये तो सब तारीख की हिस्सा है। इमरान खान ने तो कोई डील की बात ही नहीं की आज तक। जो वो बात करें मुल्क के लिए कर रहे हैं। देखिए, स्टेटमेंट्स शिप का मुजाहरा किया है उन्होंने, जेल में रह के इतनी तकालीफ बर्दाश्त की, उनके लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ, लेकिन वो बात मुल्क की कर रहे हैं। तो जो मुल्क की बात कर रहे हैं कम से कम उसको तो ले लेना, हर चीज़ में तो वो ना करें, दुश्मनी की नज़र से ना देखा जाए और ना मुखालिफिन की नज़र, मुखालिफत की नज़र से देखा जाए। ये इमरान खान ने मुल्क के लिए बात की है। आपके पास क्या वे आउट है, आप बताएं ना। आपकी मईशत डूब रही है, आप कर्जे ले रहे हैं, 27,000 अरब का कर्जा जो आपने लिया है 2 सालों में, तो उससे आपने कितनी मईशत को मुस्तहकम किया है। बस ये कहना कि जी हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, पाकिस्तान ऐसा थोड़ी डिफ़ॉल्ट हो रहा था कि आप बस डिफ़ॉल्ट हो गया। आपने देखें, आपके पास कोई भी इस वक्त न विजन है, न वे आउट है, तो करेंगे क्या करेंगे आप? सिर्फ आप पूरा जोर लगा रहे हैं कि PTI को क्रश कर लें, इमरान खान को किसी तरीके से माइनस कर लें, मुज़ाकराती अमल को आगे ले जाते हैं, तो उसके साथ आप खतो किताबत भी करते, फिर तो ठीक था कि आप सारी मुफाहमत वाला रास्ता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उधर से तो आप प्रोटेस्ट करके वापस आ गए। मलिक साहब, पहली बात यह है कि हम कमेटी में बैठे, हमारे जो मेंबरान बैठे, उन्होंने जायजा लिया इस कमेटी का, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था, वो तो वैसे ही कमेटी खेलना होता है ना।
उनका इतना इख्तियार नहीं था कि वो ये यकीन दहानी भी नहीं करा सकते थे कि जी आपकी मुलाकात इमरान खान के साथ करा दी जाएगी, यानी यहाँ तक बात थी। तो उनके साथ मिलकर बैठकर आप पूरे फ्यूचर के फैसले करें, और वो कमेटी, उनकी बदकिस्मती है ये कि हमें बड़ा बताया गया कि बड़ी बाख्तियार कमेटी है, लेकिन जब अंदर से देखा खोखली थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो क्या हम अपना वक्त ज़ाया करते? इस वक्त देखिए मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, ये नहीं कि ये हमें यह ताना हमें ना देखे इमरान खान ट्रम्प की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान किसी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो डटे हुए हैं, और इसी तरह लीडर होता है। उसने जो शऊर दिया है अवाम को ना, वो अवाम भी जागी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत खौफजदा है, डर रही है कि अगर इनके साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो तो ऐसा ना हो कि ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाए, फिर एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ क्या करना, ये तो लाइबिलिटीज़ है। इन्होंने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, कितना फ़ायदा दिया, कितना नाम कमाया इदारों के लिए इन्होंने। आज जितने भी आप फैसले देखें, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, अदलिया का जो इस वक्त ग्राफ है, वो किसकी वजह से ख़राब हुआ? अब देखें, लोग तो यही कहते हैं ना कि इसके पीछे हुकूमत खड़ी है। तो जो हुकूमत का अपना कोई स्टेक ना हो, अपनी क्रेडिबिलिटी ना हो, तो इदारों की क्रेडिबिलिटी जो क्वेश्चन हो रही है। तो इमरान खान ने जो बात की है, मेरे ख्याल से देखें, इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है मुल्क के अंदर, और पाक फौज कुर्बानियाँ दे रही है। उन्होंने उसका जिक्र भी किया, उसको वो भी किया, खराज तासीन पेश किया अपने जवानों को। साथ ये भी कहा कि फौज मेरी फौज है। अब PMLN चाहती है कि नहीं, ये लड़ते रहें, फौज और PTI लड़ते रहें, ताकि इनकी जो है ना बल्ले बल्ले हो और उनकी हुकूमत कायम रहे। इनको ना मुल्क की फिक्र है, इनको आपने GST प्लस की बात की। मलिक साहब, हम ये नहीं चाहते कि लड़ते रहें, लेकिन शौकत यूसुफ सईद साहब को ये भी पता होना चाहिए कि यही बातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा कि सियासत का वक्त होता है, सियासत होती रहेगी। फिलवक्त जो सिक्योरिटी के हालात के हवाले से, या जो एक सर्ज आई है टेररिज्म में या टेररिस्ट के एक्टिविटीज़ में, उस तमाम तर मामले पे हमें यकजा होना पड़ेगा। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के बातचीत करनी होगी, तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी, अभी KP की बात कर लें, इन्हीं के सूबा है, उसमें उस हवाले से अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या हालात रहे हैं कुरम में, मेरे और आपसे भूले तो नहीं है। आपने वाइडली मीडिया पे भी उसको देखा कि वहाँ पे दो जो तमाम तर मामला थे दो ग्रुप्स के बीच में, या अदरवाइज जो सिक्योरिटी सिचुएशन, जिस तरह दहशतगर्दी के हवाले से एक तेजी या उस लहर में तेजी आई है तमाम तर मामले पे, DI खान, बिल्कुल। अब ये तमाम तर मामला ये है कि अपने सूबे के अंदर जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं करना, अपने सूबे के अंदर जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं करना, लेकिन एक कह लें मसीहा बन के तो खत लिख देना और कहना कि ये खत मैंने लिखा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टेररिज्म पे हमें जॉइंट जो एक कलेक्टिव फ्रंट दिखाना चाहिए। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब ने बात की, वज़ीर आज़म साहब ने यही कहा ना कि अब पिछली जो क्वेटा में उनकी विजिट था, लेकिन आप लोगों ने कमेटी तो मुज़ाकराती कायम रखी हुई है ना, खत्म नहीं की, रास्ता अभी भी वही है। इनको दोबारा दावत दें, बुला के उस कमेटी में बिठाएं, बातें करें, रास्ता निकालें। बैठना ही नहीं चाहते हमारे साथ, तो हम क्या करें? हम तो 45 मिनट वहाँ पे मलिक साहब बैठे भी और इंतजार भी करते रहे। मेरे ख्याल से ये दिस शुड हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स फॉर इमरान खान एंड हिज पार्टी, कि अगर वाकईतन ठीक है, ये कहते हैं कि हमें ये कायल कर लेते कमीशन के ऊपर, तो हम कमीशन के ऊपर बात कर सकते थे, दोनों कमीशन के ऊपर, 9 मई के हवाले से और 26 के हवाले से। मैं तो बहुत पहले कह चुका, इरफान सिद्दीकी साहब ने, राना साहब ने भी ये बात की और उन्होंने कहा कि हमें कायल करते, लेकिन हम जो ऑफर कर रहे थे, जो हमारे माइंड में था, तमाम तरह की जो एक पॉइंट बाय पॉइंट हमने उन इश्यूज को या उन सवालों का जो जवाब हमने तैयार किया हुआ था, वो तो कम से कम आके सुनते। हम तो एक पार्लियामेंट फरवरी को वो जलसा मांग रहे हैं, जलसा उन्हें कर लें, जलसे में क्या जाएगा? स्वाभी में करें ना जी, हमने तो मना नहीं किया। पंजाब में मना? पंजाब में हाईकोर्ट गए हैं, जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन होगी उसके हवाले से तो आप खुद ही इजाजत दे देते, हाईकोर्ट जाना ही ना पड़ता। नहीं, वो हमारी इजाजत से पहले ही जो है हाईकोर्ट चले गए हैं वहाँ पे। अब ऑब्वियसली आप अभी खुद ही वॉलंटियर कर दें, कहें आए, इजाजत लो, रजा कराना तौर पर दावत दें। कह सकता हूँ कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स होंगी। शौकत यूसुफजई को बिल्कुल ये पता है इनको कि जो रिपोर्ट्स आएंगी उस हवाले से देखा जाएगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर उसी हवाले से 8 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, वैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। तो अब इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, एक बात तो साबित हो रही है ना, इस्लामाबाद में जब ये जी शौकत साहब, जी शौकत, मैंने कहा एक बात तो साबित हो रही है ना कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, वहाँ जलसा नहीं हो सकता है। KP में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ पे खराब बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है।
नहीं, वहाँ खतरा है ना, सिक्योरिटी खतरा है, इसलिए तो आप मतलब ये कि आप या तो जस्टिफाई करें ना कि जी सिक्योरिटी खतरा है इसलिए हम इजाजत नहीं देते। जस्टिफिकेशन ये है कि अगर सिक्योरिटी खतरा नहीं है तो क्या लाहौर पूरे पंजाब में देखें, एक गन आप को गन से पाक किया जा रहा है, उसको बिल्कुल डेवलप किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आप आके वहाँ पे तोड़फोड़ करें, तो बस कह दें कि ठीक है, बिल्कुल आपको इजाजत है, लेकिन कभी भी उसी नहीं सिक्योरिटी आप पे बताएं, जब भी आपने पुरअमन जलसे की इजाजत दी है, कहाँ तोड़ फोड़े? जब तक आप पुलिस को सामने लाके हमारे खड़े ना करें, जब तक आप कंटेनर खड़े ना करें, कोई सूरत आप आज भी आपको गारंटी करता हूँ, आप छोड़ते इजाजत देते, कोई एक गमले तक के भी हाथ नहीं लगेगा, गमले तक के भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन गमले क्या आपने के हालात बताया ना, उन्होंने कौन सी इस्लामाबाद में मार्केट पे जो हालात आपने किए हैं, मतलब वो सब लोगों ने देखे हैं, लोगों की जाके वहां एंटर हुए, मफलूज की हैं। जिंदगी मफलूज हुकूमत ने की थी, 4 दिनों से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था, ये तो हमारी गलती थी, मैं आज भी तस्लीम करता हूँ। अगर हम अटक में बैठ जाते हैं ना, मेरे पास करीब आ रही है, लेकिन अभी भी शायद सियासी तौर पर इफ़ाम और तफ़हीम वाला रास्ता जो है वो बेहतरीन होगा पाकिस्तान के, और आपकी लीडरशिप का दोनों जमातों का इम्तहान भी होगा कि आप इकट्ठे बैठ के रास्ता दें, आगे बढ़ें सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होगी। एक ब्रेक करीब आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे, बैरिस्टर अकील साहब और शौकत यूसुफ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपोजिशन जमातें गुज़श्ता सब शब इकट्ठी हुई और एक मुश्तरका लाहे अमल के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय किया, और जो बयानिया था कि मौजूदा हुकूमत जो है ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और मौजूदा मसाइल का हल जो है नए इंतखाबात हैं। ये हुकूमत को तो किसी सूरत वारा नहीं खाता, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ के अंदर कद्दावर शख्सियात में मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और ऐसे कद्दावर लोग मौजूद थे कि उनकी कही हुई बात में वज़न है, और अगर आगे बढ़ने का फ़ैसला वो करते हैं कि इकट्ठे होकर आगे चलते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें तमाम जमातें अपना वज़न डालती हैं, तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस भी बन सकता है। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं प्रोग्राम के हिस्से में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मेन एजेंडा क्या था कल वाली मीटिंग का? नहीं, कल तो एक मुलाकात थी जो असद कैसर साहब ने रखी थी कि जो लोग अपोजिशन में हैं वो बैठकर मुल्क के मसाइल पर बात कर सकें और कोई एक मुतफ़िका लाएमल पर आगे चलने का रास्ता बनाया जाए। तो ये वहाँ बड़ी खुलकर बहस हुई सियासी मामलात पर भी, जो आज मईशत के हालात हैं उस पर भी, जो सिक्योरिटी सिचुएशन ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में हालात हैं, केपी में हालात हैं, और मजमूई तौर पर जो मुल्क के हालात हैं कि ये क्या हैं, कैसे इस मामले से निकला जा सकता है। वो इलामिया जो था वो एक इंडिकेशन थी कि बहस किस बात पर हुई है। तो उसमें यही था कि कोई एक रास्ता हो कि कम से कम मुल्क की अपोजिशन जो है, आज मुल्क की बात कोई नहीं कर रहा। आज हुकूमत के अंदर भी जो पार्टियां हैं वो भी आपस में इत्तेफाक है नहीं, हर रोज़ एक दूसरे पर ही कहते हैं। हमने कहा कम से कम अपोजिशन में जो लोग हैं, चाहे वो पार्लियामान में हैं या नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो कम से कम मुत्तफ़िका हो। तो किस नुक्ते पे आप यकजा थे जो हाँ सारों ने सोचा कि हाँ ये बात ठीक है, इसके ऊपर हम देखिए, खराबी की जो बात है कि निकलने का रास्ता क्या है, वो इस वक्त इत्तेफाक था कि वो रास्ता आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ में है। ये बुनियादी चीज़ है। अब जो आज की हुकूमत है गैर नुमाइंदा है, इस पर सबका इत्तेफाक है। आगे का रास्ता इलेक्शन ही है, लेकिन बीच में हमने क्या तरीका तय करना है, ये मुस्तकबिल में जब इस पर मज़ीद बातचीत होगी तो कोई एक रास्ता निकलेगा। तो अभी इब्तदाई इजलास था, मज़ीद इजलास के बाद कुछ स्ट्रेटजी वगैरह वज़ा करेंगे? जी बिल्कुल, ये इजलास भी ना समझें, ये तो एक मुलाकात थी जहाँ पर एक मीटिंग ऑफ द माइंड समझ लें वो हुई। और मैं काफ़ी इस बात से मुझे कम से कम बड़ी तकवीयत मिली है कि सबकी सोच एक जैसी थी। तमाम जो लोग वहाँ बैठे थे वो इन सब बातों से इत्तेफाक करते थे। लेकिन जब आप कहते हैं, अभी आपने एक जुमला बोला कि आइन की हुक्मरानी हो, अब है तो आइन ही, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम उसका हिस्सा है, तो 26वीं आइनी तरमीम को बहुत सारे लोग जो है नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं, लेकिन आइन है, भारत उसके तहत ही काम हो रहा है। तो इसके ऊपर फिर बात की आप लोगों ने कि इसके साथ कैसे निपटना? जी, इस पर भी बात हुई। अब देखिए, वहाँ पर मौलाना साहब ने वोट भी दिया है, उन्होंने अपनी बात बड़ी तफसील से की इस इशू पर कि 26वीं तरमीम को क्यों सपोर्ट किया।
और क्या कहा उन्होंने, क्यों सपोर्ट किया? नहीं, बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि जो तरमीम आई थी उसके अंदर बेपनाह खराबियाँ थीं। उसके बाद उस पर बहस हुई और उसकी बहुत सी खराबियाँ दूर हो गई। अभी भी खराबियाँ मौजूद हैं, लेकिन उस बड़ी खराबी से कम आप बच गए, क्योंकि हुकूमत का रवैया तो ये है कि हमने तो पास करनी ही करनी है। तो मौलाना साहब का कंट्रीब्यूशन मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा है कि उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने कम से कम मुल्क को एक बड़ी खराबी से बचा लिया। बड़ी खराबी अभी भी है, खराबी बिल्कुल सुप्रीम है। कोर्ट की जो एक वो ऊपर वाली हैसियत थी ना, जी जी, उसकी हैयत वो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम स्टेटस था वो हमने खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो पूरा निज़ाम है अदल का, उस पर ये एक बड़ा गहरा वार है और इसको आपको एक दिन ख़त्म करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन उनका ये था कि अगर हम उस बड़ी खराबी को ना रोक सकते एक छोटी खराबी को कबूल करके, तो क्योंकि हुकूमत ने तो शायद कोई मामला तय कर लिया था कि लोग तोड़ लेंगे अपोजिशन के और पुरानी ही तरमीम पास कर लें, तो कम से कम उस खराबी से आप बच गए। ये उनकी राय थी और मैं उस राय से इत्तेफाक करता हूँ। खराबी ये है, इसमें कोई शुबा नहीं, उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं और मज़ीद नज़र आएंगे। लेकिन कम से कम आज अपोजिशन में जो लोग हैं वो मुल्क में एक मुतफ़िक़ा सोच रखते हैं, मुल्क की सोच रखते हैं, मुल्क के मसाइल को हल करने की सोच रखते हैं और आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश रखते हैं। लेकिन आपकी जमातों में एक जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के पास पॉपुलर सपोर्ट अब सबसे बहुत ज़्यादा मौजूद है, मौजूदा हुकूमत से भी शायद ज़्यादा मौजूद हो, उसके साथ कैसे इंगेज करेंगे? वो तो बंदा जेल में बैठा है और पार्टी वाई उसके कहे पे चलती भी नहीं है। जी, फिर ये बात जेल में बिल्कुल हमने वहाँ पर की कि वहाँ पे देखें, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात, देखें हर एक की अपनी सियासत है, अपनी सोच है, जो लोग वहाँ बैठे थे और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब भी लोग बैठते हैं, और यहाँ कोई इससे पहले तैयारी नहीं थी कि हम आपस में डिस्कशन करके, ये एक पहली मुलाकात थी, तो सब ने अपनी राय का इजहार वहाँ पर कर दिया है। अब जो बातें हुई हैं वो आगे चलकर उनको तय किया जाएगा कि कैसे लाइमल बनाना है, क्या करना है। इमरान से मिलने जाएंगे जेल में? नहीं, मैं कोई ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत है तो बिल्कुल, वो तो जेल में है, आज़ाद नहीं है मिलने के लिए। लेकिन अगर कोई कंट्रीब्यूशन, उससे कोई फ़ायदा हासिल होता है, कोई कंट्रीब्यूशन होती है, तो बिल्कुल मुलाकातें, सियासी लोगों में मुलाकातें होनी चाहिए, रास्ता निकलता। मतलब आपको जाने पे एतराज़ नहीं, आप जा सकते हैं? नहीं, मुझे जाने पे एतराज़ नहीं है, जाने पे एतराज़ नहीं। हल क्या होगा आइंदा के लिए? कोई जहन में है कोई बड़ा खाका? जैसे 8 फरवरी को एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या आप भी सोचेंगे कि हम भी एहतजाज करें उनके साथ? नहीं, एहतजाज तो वो कर रहे हैं, 10 तारीख मौलाना साहब ने भी अपना रखा हुआ है, वो अपनी जमातें अपना तरीक़ाकार पे चलेंगी। लेकिन हमने ये कहा कि आइन के अंदर और कानून के दायरे के अंदर रहकर जो काम करें और जो भी हल ढूंढें वो भी आइन के मुताबिक और कानून के अंदर होना चाहिए। आइन और कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज तो हो सकता है, सिर्फ ये धावा बिल्डिंग्स पे नहीं बोला जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ़र्क करना पड़ता है उसका। ये मामला दोनों तरफ से है, हुकूमत को भी आइन के अंदर रहना पड़ेगा। जो आज मुल्क के अंदर हालात हैं, जिस किस्म की एक फिस्ताई सोच डेवलप हो गई है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। तो दूसरी बात यह कि आगे का रास्ता क्या है। मैं अपनी गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता है मेरी नज़र में, कि इस मुल्क की पॉलिटिकल, जुडिशल, मिलिट्री लीडरशिप 6, 8, 10 लोग हैं, ये बैठें, एक एजेंडा तय करें कि मुल्क के मसाइल हैं क्या और हमने कैसे उनको हल करना है। ये एजेंडा तय करें मुतफ़िक़ा तौर पर, क्योंकि आज कोई भी जमात ये सलाहियत नहीं रखती कि इन मामलात को खुद तय कर सके। आप यकीन करें, सारी सीटें एक जमात को दे दें, वो नहीं कर सकेगी। ये एजेंडा तय कर लें, फिर उसके लिए एक यूनिटी गवर्नमेंट बना दें। यूनिटी गवर्नमेंट। मैं नेशनल गवर्नमेंट इसलिए नहीं कहता कि नेशनल गवर्नमेंट होती है एक बंदर बांट, कि यार 4 वजारतें तुम ले लो, 2 मैं ले लेता हूँ, एक किसी और को दे देते हैं, इस किस्म की। यहाँ पर आप लोग वो लाएं जिनके अंदर सलाहियत हो, जिनके अंदर काबिलियत हो, तजर्बा हो, जो उस एजेंडे को जो तय किया जाएगा मुतफ़िक़ा तौर पर इस मुल्क की लीडरशिप तय करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करें। ये एक वाहिद रास्ता है आपके लिए। आपके मसाइल भी गैर मामूली हैं, हल भी गैर मामूली है, और जो मैं बात कर रहा हूँ ये आइन से बाहर नहीं है। अच्छा, आप ये यूनिटी गवर्नमेंट तो बहरहाल आइन से फिलहाल बाहर, या आइन के अंदर तो उसका तस्वर नहीं है? नहीं, बिल्कुल, मैं बाहर नहीं जा रहा। जब पार्लियामान के अंदर आप ये फैसला कर लेंगे कि हमने सब ने मिलकर हुकूमत बनानी है, लेकिन पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातें हैं, उन्हीं की यूनिटी गवर्नमेंट बना दी। जी, यूनिटी गवर्नमेंट, उनकी बात कर रहा हूँ। एक इशू जो सबसे बड़ा है, आप कहते हैं, पहले मैं आपकी इस तजवीज़ से इत्तफाक करता था कि जुडिशली आर्म्ड फोर्सेस की सीनियर लीडरशिप और पोलिटिकल लीडरशिप, ये 10 लोग बैठ जाएं और फैसला करके उठें।
अब शायद जुडिशरी को आपको बिठाने की जरूरत नहीं है, आपने स्टीम रोल करके उनकी हैसियत वैसे खत्म कर दी है। लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका यकजा होना किसी नुक्ते के ऊपर बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आगे का रास्ता हमें नज़र नहीं आएगा। जी बिल्कुल नहीं आता, नहीं जुडिशियल लीडरशिप भी आपको बिठानी पड़ेगी क्योंकि जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। बेशक आपने उसको एक तरह से बिल्कुल बेजरर कर दिया है, स्टीम रोल कर दिया उसका। जी आप जी वो 26वीं तरमीम जो है ये बहुत बड़ा हमारे मुल्क के आइन पे एक वार है। अभी देखिए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है, वो जी जी ये तबाही वो रास्ता है। अभी आप देखेंगे क्या क्या होता है। अदारे की जो स्टैंडिंग है ना उसकी वो कमर टूट जाती है, वो स्टैंडिंग उसकी नहीं तोड़नी चाहिए, उसकी वो खड़ा रहना चाहिए, वकार उसका कायम रहना चाहिए, उसको ख़राब नहीं आपको करना चाहिए। नहीं उस तरफ ये नहीं है जिस तरह के जज अब लगेंगे और वो 20-20 25-25 साल रहेंगे, आप कैसे मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे, अदल का निज़ाम ठीक करेंगे। कल मीटिंग में इस पर बात हुई, नहीं 26वीं तरमीम में बात हुई जिसमें मैंने कहा कि हर एक ने अपनी राय दी है, तो यकीनन इस बात में कोई शुबा नहीं है कि 26वीं तरमीम के असरात अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो आपका यूनिटी गवर्नमेंट का तस्वर है, इस पे बाकी सियासी जमातों में किसी से बात हुई? नहीं ये कल बात ये नहीं हुई, ये मैं अक्सर कर चुका हूँ। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, हर रोज़ सोचता हूँ कि क्या रास्ता होगा। एक मुझे यही रास्ता नज़र आता है क्योंकि आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, उनके हल इतने मुश्किल हैं, उनका असर अवाम पर इतना गहरा होगा कि कोई भी हुकूमत, कोई भी जमात अकेले उसको नहीं कर सकती। असल में असूली बात तो इस वक्त यह है कि जो 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें इमरान खान है, नवाज़ शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं और उधर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये एक रोड मैप के ऊपर इनका इत्तेफाक राय चाहिए। फिर पाकिस्तान के रास्ता खुलते हुए 5 मिनट लगेंगे, अगर इत्तेफाक राय नहीं हो तो वही रास्ता हमें काटते हुए कई साल लग जाएंगे। तो जिस दिन आप एक टेबल पर बैठ गए वहीं से तरक्की का सफर शुरू हो करें, उस दिन मसाइल का हल शुरू हो जाए। कोई एल्डरली रोल किसी को प्ले करना पड़ेगा, वो एल्डरली रोल आप भी प्ले करें, मौलाना फजल रहमान भी प्ले करें। तो एल्डरली में हो गया हो, लेकिन देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस रोल में आ जाता है। आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मैं बिल्कुल मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए। मैं बिल्कुल किसी ज़माने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान ये काम किया करते थे, लेकिन अब आप में से किसी को करना है ना, आपको जिम्मेदारी किसी एक को उठानी पड़ेगी। जी नहीं, वो बदकिस्मती से हमने कुछ सबने ऐसे समझौते कर लिए ज़िंदगी में असूलों पर के अब हम वो रोल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। कर सकते हैं आप, आपके साथ ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं है। जो लोग बाहर हैं इस मामले से वो शायद कर सकते हैं, लेकिन जो आज हैं इक़्तिदार में या अपोजिशन भी अपना रोल अदा नहीं कर रही। तो सर रसूल जब ये होगा कि हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है, कुछ अपनी जेब में कुछ डालना, तो फिर शायद ये काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ज़ाती एजेंडा सामने रखा जाए फिर ये काम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला होता है। अपने मौक़िफ़ से हटना पड़ेगा जी, अपने मुफाद को एक तरफ रखना पड़ेगा, अपनी तकलीफ को भी एक तरफ रखना पड़ेगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज जो निज़ाम है वो कभी ये सोच आई कि तकलीफ दे है। जो चीज़ें आप ये कह रहे हैं, कभी ये सोच आपकी आई कि जाएं और नवाज शरीफ से ये डिस्कस करें? आपके लिए शायद सबसे कन्वीनियंट तो यही होगा कि सबसे पहले नवाज शरीफ से ये डिस्कस करें। नहीं, मियाँ साहब से डिस्कशन पॉसिबल है, लेकिन वो आज हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने अपना एक फ़ैसला कर लिया है। ये बात फैसला करने से पहले अगर कोई ऐसा मौका होता तो उस पर कोई असर होता। अब आप सोचते हैं कि नवाज शरीफ से ये बात आपको करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, एक टेबल पर जब बैठेंगे तो ये सब के ये यू शुड इंगेज नवाज शरीफ, यू शुड इंगेज आसिफ अली जरदारी। सियासी सोच इसी तरीके से डेवलप की जाती है ना। देखिए वो आज सब ओहदों पर हैं, जो ओहदे पे आदमी बैठा होता है वो ज़रा उसको बात समझ नहीं आती, जल्दी समझ मालूम तो उनको भी होगा कि चैलेंज क्या है। आगे का रास्ता खोलने के लिए जो स्टैंस लेना है या जो इत्तेफाक राय करना है उसके लिए उनको अपनी पोजीशन छोड़ते हुए दुश्वारी होगी। बाकी उन्हें पता होगा कि चैलेंज क्या है। सियासी लोग हैं, ये तो नहीं समझ है कि रास्ता उनको ये रास्ता ढूंढना इन हजरात का काम है। देखें ना 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर अगर इन लोगों को गलत फहमी है कि 8 को क्या हुआ था तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि या 26वीं तरमीम के क्या नुकसानात हैं ये उन्हें पता होगा। कल कोई नून लीग का केस आया होगा और वो एक पार्लियामेंट्री कमीशन बैठ के एक बेंच तश्कील दे रहा होगा तो इनको पता है कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो समबडी हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा कि जिसको आगे लेकर रास्ता निकाले। मैंने कहा ना वो इनिशिएटिव जब आप उस खराबी का हिस्सा बन जाए तो आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो फिर सबने कबूल कर भी आउट हो गए, जरदारी साहब भी आउट हो गए, तो फिर तो इसका मतलब बंद नहीं होगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आज सबको बैठना पड़ेगा एक टेबल पर, अपनी कुर्सियाँ अपने मौक़िफ़ एक तरफ छोड़ के और मुल्क की बात करनी पड़ेगी। वहाँ पर ये मत बहस करेंगे इलेक्शन ठीक थे नहीं थे, जो भी है मुल्क की बात करें, मसाइल के हल की बात करें, एजेंडा तय करें स्पेसिफिक कि हमने क्या क्या एक्शंस लेने हैं।
आपका ये जो फोरम है, क्या ये किसी ऐसी सोच को लेकर आगे बढ़ सकता है कि ये आपकी अपोजिशन पार्टीज का फोरम ही आइडिया लाए और इसके ऊपर काम जी, कल पहली मीटिंग थी। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम हल देंगे इस फोरम से कि मुल्क के मसाइल का हल कैसे निकल सकता है, इंक्लूडिंग योर अपोजिशन। तो आज मुतासिर हुई है ना, अपोजिशन तो आज मुतासरीन में शामिल है, उसके खिलाफ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन अगर वही हल दें तो फिर शायद सुनने की सकत भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।